एवरीवन, नमस्कार। क्या हाल चाल भाई सभी का, कैसे हैं आप? होप सो गाइस आप सभी काफी अच्छे हैं और अपनी नीट की तैयारी काफी अच्छे से कर रहे हैं। तो भाई नीट 2023 के लिए जो 7 मई को होने जा रहा है, हम लोग आज से हमारे एबीसी फिजिक्स वर्ल्ड पे फिजिक्स की प्रिपरेशन करेंगे काफी अच्छे से। इसमें मैं आपको 11th और 12th दोनों के फिजिक्स के कंसेप्ट आपको करवाऊंगा ताकि आप लोग नीट में अपना अच्छा स्कोर कर सके और अपना ड्रीम कॉलेज अचीव कर सके। ठीक है भाई, देख लीजिए, अगर आपको ये वाला कोड चाहिए और टैग प्लेट पे अपना नाम चाहिए तो आप लोगों को नीट की बहुत जबरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी, जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी काफी अच्छे से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ भाई फिजिक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपका सिलेक्शन करवाएगा। ध्यान रखना, फिजिक्स ही है जो सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन होता है। अब अगर आप फिजिक्स पे अच्छी पकड़ कर लेंगे तो आप काफी आसानी से नीट को क्लियर क्रैक कर सकते हैं। ओके, चलिए गाइस स्टार्ट करेंगे हम इस वीडियो में। क्या भाई, वर्क। ठीक है, जो वर्क, पावर और एनर्जी ये पढ़ेंगे। जो वर्क, पावर, एनर्जी है आपकी +1 की फिजिक्स का एक चैप्टर है, जिसके हम स्पेशली नीट बेसिस पे जो भी आप लोगों से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों को करवाऊंगा। एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं छोड़ेंगे। वर्क का, पावर का, एनर्जी का, जिस भी चैप्टर की हम वीडियो बना रहे हैं उसमें जो भी चैप्टर कंसेप्ट पढ़ रहे हैं एक भी न्यूमेरिकल अनछुआ नहीं रहेगा। ठीक है, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे जो आपके नीट एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ताकि आप लोग अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले वर्क क्या होता है। वर्क, इस वीडियो में फर्दर हम वर्क को लेके जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ वर्क के न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आप लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स की तरफ अच्छी अप्रोच कर सके। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। क्या तो वर्क क्या होता है, क्या होता है वर्क। देखिए भाई, वर्क इज इक्वल टू डब्ल्यू से लिखते हैं वर्क को, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये होता है भाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए जहां पे एफ क्या है आपका फोर्स जो वर्क कर रहा है, और एस वेक्टर क्या है एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट। किसकी डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कि जहां आप फोर्स लगा रहे हैं उसी की डिस्प्लेसमेंट आपको लेनी है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट और क्या भाई, फोर्स सेम पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक है, और वो जो फोर्स कर रहा है उसी की आपको क्या लेनी है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए आपको मैं क्वेश्चन देता हूं। क्या नॉर्मल लाइफ का क्वेश्चन है। आपके पास एक रफ फ्लोर है, रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, इसके ऊपर एक ह्यूमन, आप भी हो सकते हैं, आप समझ लीजिए अपने आप को कि आप ही एक रफ फ्लोर पे एक मैन जा रहा है। अगर ये फ्लोर कैसा है भाई, रफ है, तो सीधी सी बात है यहां पे क्या होगा, फ्रिक्शन। आपको बताना है जब ये मैन इस फ्लोर पे चल रहा है, ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा, ये वर्क डन बाई फ्रिक्शन। आपको बताना है फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर कीजिए जल्दी से। सोचिए कि सर अरे वर्क डन मान लो F फोर्स है, फ्रिक्शन कितना है F, और ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है S, बता दो जल्दी से। ठीक है, चलिए आप जितने इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूं। क्या आप लोग सीढ़ियां चढ़ रहे होते हो, क्या चढ़ रहे हो, सीढ़ियां। जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हो उस दौरान मान लीजिए स्टेयर्स है और ये आप, ठीक है, भाग के सीढ़ियां चढ़ रहे हो। ठीक है, जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हो तो क्या है, आप सरफेस के नॉर्मल फोर्स लगाते हो नीचे की तरफ 90 डिग्री पे। मान लो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है यहाँ पे, और आप यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन लगाएंगे भाई नीचे की तरफ, और फिर आप क्या ऊपर आ जाएंगे ऐसे पैर बढ़ा के। आपको बताना है जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो जो नॉर्मल फोर्स लगाती है सरफेस, आप नीचे फोर्स लगाएंगे, एक्शन करेंगे, तो सरफेस आपको ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन देगी, उसे कह रहे हैं नॉर्मल फोर्स। तो आपको बताना है क्या, वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स। आप समझ सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। ठीक है, चलिए जब तक आप इसको सोचते हैं, अगेन आप जितनी डिस्प्लेसमेंट माने उसको एस समझ सकते हो, और जो फोर्स लगा रहे हो आप वो एफ ले लेंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक है, एक और केस ले लीजिए। आपके सामने मान लीजिए एक रस्सी बंधी हुई है और आप चाहते हो क्या, इस रस्सी के ऊपर चढ़ना। ठीक है, जल्दी से आपको बना देते हैं। ये मान लीजिए एक ह्यूमन बीइंग है जो एक रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, एक बंदर समझ सकते हो रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, तो रस्सी में चढ़ते हैं, रस्सी में एक फोर्स की वजह से क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स। रस्सी में टेंशन फोर्स लेते हैं,
फ्रिक्शन आता है जब आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहे हो, ठीक है, और जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो तब आता है क्या भाई, नॉर्मल फोर्स। अब फोर्स की बहुत सारे टाइप है, कौन कौन सा फोर्स वर्क करेगा, कौन कौन सी डिस्प्लेसमेंट होगी, वो सब देखेंगे इस वीडियो में फर्दर, ठीक है, फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे भाई। चलिए अब आपको बताना है यहाँ पे क्या, वर्क डन बाय डिस्टेंशन फोर्स। या एक्चुअल में जब आप एक, देखिए मुझे यहाँ पे आपसे क्या पूछना है, आप एक रस्सी के ऊपर चढ़ रहे होते हो, जोर लगा लगा चढ़ रहे हो, अब आप जिस फोर्स की सहायता से चढ़ रहे हो, आपको बताना है उस फोर्स के कारण कितना वर्क डन है, यानी रस्सी चढ़ते समय आप कितना वर्क कर रहे हो ये बताना है, सिंपल। और इस फोर्स को मैंने किसके इक्विवेलेंट माना भी, टेंशन की। मान लो आप एफ फोर्स लगा रहे हो, रस्सी पे चढ़े, आप ऊपर चढ़ोगे तो एफ जोर लगा के चढ़ोगे रस्सी, एफ फोर्स से आप चढ़ रहे हो, उसको मैंने क्या बोल दिया, टी। क्यों, जब रस्सी में क्या आती है, टेंशन, और टेंशन हम ऑब्जेक्ट से लेते हैं दूर की तरफ, तो ये फोर्स हमने यहाँ पे क्या ले लिया, टी, ठीक है। अब जल्दी से बताइए, बात करते हैं जब आप किसी रफ सरफेस चल रहे हैं तो कितना वजन होता है। ध्यान दीजिए भाई, आप इस पांव से धरती नीचे की तरफ क्या लगाते हो, एफ फोर्स लगाते हो, ठीक। फ्रिक्शन फोर्स कहां होता है, आगे की पीछे की तरफ, अगर आप आगे जा रहे हो तो फ्रिक्शन कहां लगेगा भाई, पीछे की तरफ, ठीक है, और आप किस तरफ जा रहे हो, आगे की तरफ, समझ में आया, ठीक है, ठीक है। अभी इसको खोल लेते हैं एक बार कि एफ डॉट एस कैसे खुलता है, एफ एस कोस थीटा, ठीक है। अब जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल क्या होता है, थीटा होता है, और जो इंसान चल रहा होता है उसी की हमें क्या लेना है, फोर्स, उसी पॉइंट पे क्या लेना है भाई, फोर्स, और उसी पॉइंट की क्या लेनी होती है, डिस्प्लेसमेंट। अब फॉर एग्जांपल आप चलेंगे तो एक पैर आप नीचे उठाए, फिर आप चलेंगे आगे, फिर आप चलेंगे आगे, सोचो, लेट्स अज्यूम दैट भाई इसने यहां से लेके यहां तक एस डिस्प्लेसमेंट कवर अप कर लिया, बताओ कितना फोर्स होगा, फ्रिक्शन का है पीछे की तरफ, कितना, मान लीजिए एफ, ठीक है भाई, एफ लगा, म्यू एफ, म्यू एम जी मान लिया, एम जी वेट नीचे की तरफ है, ओवरऑल मैंने फोर्स कितना ले लिया, फ्रिक्शन फोर्स कितना ले रहा है, एफ, टोटल कितना आ जाएगा, एफ, ठीक है, इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितनी की इसने, एस, ठीक है, कोस थीटा, देखो फोर्स पीछे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है, आगे की तरफ, ये फ्रिक्शन तो रोकेगा, एक्चुअली फ्रिक्शन चलाने में भी हेल्प कर रहा है, तो फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, हम जा रहे हैं आगे की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, एस, और फोर्स कितना हो गया, एस, एफ, थीटा कितना हो गया दोनों के बीच, जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो, थीटा कितना होता है भाई, 180 डिग्री, cos 180 डिग्री कितना होता है, कितना हो जाता है थीटा, 180 डिग्री, cos 180 डिग्री कितना होता है भाई, -1, याद रखेंगे, -1 में कितना हो गया, माइनस एफ एस, क्या जूल, यूनिट क्या होती है भाई। अब ध्यान दीजिए, जब आप वॉकिंग कर रहे होते हो तो क्या फ्रिक्शन ठीक है वर्क कर, पर जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन वर्क कर रहा है क्या वो पॉइंट डिस्प्लेस हो रहा है क्या, गौर फरमाइएगा, देखिएगा, जब आप इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या करें, जब आप चलेंगे तो ये वाला पॉइंट आप आगे बढ़ाएंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पांव पे लग रहा है पीछे की तरफ, ठीक है, और आप जा रहे हो इस पांव से आगे की तरफ, यानी कि फोर्स लग रहा है इस पे, आप पूरा पूरा फोर्स तो लगा रहे हो इस वाले पांव पे, और डिस्प्लेसमेंट कर रहा है आपका कौन सा पांव, ये पांव, जब ये पांव आपका क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इस टाइम पे इस पे फोर्स कितना है, फ्रिक्शन फोर्स 0, क्यों, क्योंकि तो हवा में है, समझ आया कुछ, ठीक है। और जब आप यहाँ पे क्या लगा रहे हैं फोर्स, तो ये तो डिस्प्लेस ही नहीं कर रहा है, तो धरती पे चल के देख लो भाई, चल के देखो गौर से, अरे चलते तो है ना सर, जरा दोबारा चल के देख, उठ खड़ा हो, चल, क्या करेगा, जब आप चल रहे हो तो क्या दूसरा पैर हवा में, वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, फिर रखा आपने, फिर आप आगे चले, उस टाइम पे जिस फोर्स से आप फोर्स तो मैं लेफ्ट से लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट कौन कर रहा है, राइट, यानी लेफ्ट पांव के ऊपर फोर्स लग रहा है पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0, और जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 0, यानी एक्चुअल में जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है दैट इज कितना आएगा भाई, 0 जूल, कोई चक्कर नहीं। बहुत सारों ने ऐसा दिमाग लगाया हुआ कि एफ एस कोस थीटा लगा दो ना, आपको क्या देखना है, यही तो बात सिखानी है मुझे आपको, अच्छे से सीखिए ये बात कि जब आपसे फोर्स पूछा जाए, सॉरी वर्क डन पूछा जाए, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम पॉइंट की होनी चाहिए, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है उसी की क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है आपका क्या, वर्क, ठीक है। तो जब आप एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस से चल रहे होते हैं तो जो चलने के कारण, यानी जो फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे वर्क डन होगा कितना होगा, 0, तो क्यों, अगेन सुन लो, जब आपका ये पांव चल चलते कैसे हम, ठीक है, देखो पांव रखा, ठीक है, इस राइट, अगर आप लेफ्ट पांव को नीचे रख देते हैं तो राइट पांव से डिस्प्लेसमेंट करेंगे, और लेफ्ट पांव नीचे डिस्प्लेस नहीं हो रहा, हालांकि फ्रिक्शन लग रहा है लेफ्ट पांव पे, ठीक है, तो जहां फोर्स लग रहा है उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0, और जिसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है वहां पे फ्रिक्शन फोर्स कितना है भाई, 0। दैट्स वाई जब भी कोई मैन रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे चल रहा होता है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है भाई, 0, ठीक है, ओके। अब यहां बताइए, गौर से देखिएगा, मैंने पूछा वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, देखिए मान लो कोई ऑब्जेक्ट है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, वेट कितना है इसका, mg, नीचे की तरफ, और हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन कहां लगती है, सरफेस से ऊपर की तरफ, ये क्या हुई, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब वर्क डन बाय दिस नॉर्मल फोर्स पूछा है आपसे, ये हो गया नॉर्मल फोर्स, जो सरफेस से क्या हो, परपेंडिकुलर लग रहा हो, जैसे नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, यहां पे आप क्या कर रहे हो, इस वाले पांव, ये पांव नीचे की तरफ का वेट लगा रहा है mg, ये वाली सरफेस ऊपर की तरफ दे रही है आपको क्या, नॉर्मल रिएक्शन,
इसी नॉर्मल एक्शन क्यों? क्योंकि देखो गौर से आप नॉर्मल एक्शन ने क्यों पूछा, आप फोर्स के कारण कहां जा रहे हैं? ऊपर, आप सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ रहे हैं, देखो ऊपर आ गए ना आप, इसलिए क्या नॉर्मल फोर्स ने वर्क किया? ये आपसे पूछ लिया, बताओ किया कि नहीं किया? आप जा रहे हो ऊपर, कितना फोर्स लगा के भाई, देखो आप ऊपर लगाएंगे इतना, आपका वेट नहीं था कितना mg, तो mg फोर्स लगाता लग रहा है, यहाँ पे भी mg लगेगा, नॉर्मल एक्शन कितना लगेगा भाई mg, यहाँ पे भी जब आप पहुंच जाओ कितना लगेगा mg, यहाँ पे कितना लगेगा mg, आप यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितनी की मान लो आपने, कितनी s, और लगातार फोर्स क्या है? कांस्टेंट फोर्स है, कितना f, कितना भाई mg, ये आपका फोर्स है, ध्यान दीजिएगा mg फोर्स, सरफेस आपको ऊपर की तरफ दे रही है, नॉर्मल फोर्स है जो, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी s, तो अगेन कितना आना चाहिए वर्क डन f s, दोनों डायरेक्शन सेम है, mg भी जो आपका नॉर्मल फोर्स है ये भी ऊपर की तरफ है और आपकी डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, बोलो है कि नहीं? जोड़न कितना हो गया एफ एस, कितना कोस थीटा कितना हो गया आपके पास 0 डिग्री, कितना जाना चाहिए एफ एस, एफ को अगर मैं बोलूं भाई वेट सामने वाले का mg है, m मास है, तो एफ एस mgs, ठीक, ये क्या हो जाएगा भाई वर्क। पर अगेन इसमें भी ध्यान दीजिए क्या खास बात है, और एक और बात यहां पे हमने समझ ली क्या, कि आप जो ये डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या लेंगे बेटे, यहां से यहां की कितनी मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है, दैट इज व्हाट एस, नोट इट केयरफुली, ओके। अब भाई क्या हुआ इस कंडीशन में कि वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स बताओ कितना होगा, देखिए जब आप सीढ़ी, आपसे कोई पूछ ले जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हो तो नॉर्मल फोर्स कितना वर्क करता है, ये है क्वेश्चन समझने के लिए, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स बताइए, जब आपका नीचे वाला पांव सीढ़ी पे होता है, दूसरा एक पांव अगर सीढ़ी पे, दूसरा पांव कहां होगा भाई, हवा में, सीढ़ी चढ़ रहा होगा ऐसे चढ़े ऊपर, यानी जिस फोर्स पे नॉर्मल, जिस पांव पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है क्या? नहीं, और जिसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो तो हवा में, उसपे नॉर्मल फोर्स लग ही नहीं रहा, अगेन वर्क डन ड्यू टू दिस नॉर्मल फोर्स कितना होगा भाई 0, ये वाला कंसेप्ट नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? कि जहां फोर्स लग रहा है वहां डिस्प्लेसमेंट 0 है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है वहां फोर्स 0 है, कौन सा फोर्स 0 है? नॉर्मल फोर्स, ठीक है भाई। अगेन जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स कितना होता है भाई 0, ठीक है। आ जाते हैं टेंशन फोर्स की बात करते हैं भाई, वर्क डन बाई टेंशन फोर्स, या मैं कहता हूं आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, ठीक है, ध्यान गौर फरमाइएगा, टेंशन फोर्स से क्यों पूछा आपसे, देखिए आप जब सीढ़ियां चढ़ेंगे तो रस्सी को नीचे की तरफ खींचेंगे, तो टेंशन फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की तरफ, और आप भी कहां जा रहे हो? ऊपर ही जा रहे हो। मान लीजिए आप यहां से, मैं यहां पे ले लेता हूं, यहां पे आप टेंशन फोर्स लगा रहे हो, मान लो आप यहां से कहां चले गए? ऊपर, यहां तक पहुंच गए, आपने डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली कितनी एस, टेंशन फोर्स कितना है टी, ये भी अगर ऐसे चढ़ रहे हो तो ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन, डायरेक्शन भी फोर्स की सेम है, तो वर्क भी कितना आ गया भाई टी एस, कोस थीटा कितना हो गया 0, कोस 0 कितना होता है 1, वैल्यू आ गई। अभी देखेंगे इन सारी बातों को, पहले इन दैनिक लाइफ इन चीजों को समझिए, जब आपसे अगर यहां पे पूछ लूं वर्क डन बाय दिस टेंशन फोर्स कितना होगा, अगेन समझिए क्या बात समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, कि वर्क डन जब आप निकालते हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे सेम होने चाहिए, यानी कि जहां आप फोर्स देख रहे हैं उसी की क्या देखेंगे? डिस्प्लेसमेंट। आ जाओ इसको भी समझते हैं कैसे, टेंशन फोर्स तो समझ क्लियर हो गया भाई कैसे लग रहा है, ठीक है। अब आप क्या जब रस्सी चढ़ते हो तो इस हाथ से मान लो ये वाला लेफ्ट रस्सी पकड़ ली, अगला हाथ क्या होगा आपका हवा में, और इस हाथ से आप कहां चढ़ेंगे भाई ऊपर, यहां ऐसे आप दौड़ेंगे। अब जब आप इस हाथ से रस्सी आपने पकड़ रखी है तो ये आपका आपका हवा में, कहां है? हवा में, ये क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट, तो क्या इसमें कोई टेंशन फोर्स लग रहा है क्या इस हाथ पे? नहीं, ठीक है, आपने रस्सी पकड़ ली ऊपर रख लिया, और इस वाले हाथ से क्या लगा रहा है? फोर्स नीचे की तरफ, टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ, देख लो जब आप नीचे की तरफ रस्सी खींचो टेंशन कहां लगेगी? ऊपर की तरफ, तो इस हाथ पे क्या है? टेंशन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट किसकी हो रही है? इस हाथ से ऊपर की तरफ, नेट डिस्प्लेसमेंट जिसकी हो रही है उस पे फोर्स है 0 है, तो टेंशन फोर्स इस हाथ में कितना 0, आप ऊपर, अब इसने आपने इस हाथ से पकड़ लिया रस्सी को, अब क्या करेंगे? दूसरा हाथ छोड़ देंगे, आप ऊपर चढ़ेंगे, ये वाले पे तो कोई टेंशन फोर्स है ही नहीं, और जिस पे टेंशन फोर्स है उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0, दैट्स व्हाई वर्क डन ड्यू टू दिस टेंशन फोर्स कितना आता है भाई 0। अगेन वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कितना मिल गया आपको? 0। ध्यान दीजिए, क्या बात समझनी है आपको इन बातों से, क्या समझ में आया इन तीनों एग्जांपल से, कि वर्क डन जो आप निकाल रहे हैं वो जिस भी फोर्स का देख रहे हैं उसी की क्या होनी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट, उसी पॉइंट की क्या होनी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो गाइज, होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए। अब एक और क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं कि आप आंसर सही निकाल पाएंगे कि नहीं। एक फैन है, ये इसके ब्लेड, ठीक है, ये पंखा लगा दिया हमने भाई, 3 पकड़ियों वाला पंखा, ठीक है, थोड़ी बीच में बना लेते हैं, अच्छे से बनाते हैं थोड़ा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हम क्या करते हैं देखा है, हमने एक लाठी लिया, डंडा लिया, उससे क्या करें? पंखे वैसे घुमाते हैं। मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे ब्लेड के एक फोर्स लगा दिया F,
ठीक है ओके। और ये ब्लेड मैंने डिस्प्लेस कर दिया कितने से, यहां से यहां, मान लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है, मैंने डिस्प्लेसमेंट हुई थी कितनी हुई है भाई एस। आपको बताना है वर्क डन बाय दिस फोर्स एफ ऑन फैन, ये आपका पंखा है फैन, वर्क डन बाय दिस एफ फोर्स ऑन फैन कितना होगा। अगेन देखिए जल्दी जल्दी कीजिए, अब तो क्या जीरो होगा, क्या आप भी सोच रहे हैं जीरो ही होगा, यस वर्क कितना होगा भाई, अगेन 0 जूल। ये क्या सर, हाँ किस पे पूछा है, फैन पे, यानी कौन सा फोर्स किस ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, फैन है, और फैन ये पूरा पूरा भी लटका हुआ है। ये बताओ आपने पखुड़ी पे ब्लेड पे फोर्स लगाया, ब्लेड कहते हैं पखुड़ी को इंग्लिश में, ठीक है, जब आपने ब्लेड पे फोर्स लगाया तो पंखा मूव करने लग गया, ठीक है, फिर कोई वजन हो गया उसका, पर क्या पंखा अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ क्या, क्या पंखे की कोई डिस्प्लेसमेंट हुई, पंखा तो यहीं पे लटका हुआ है, क्या ये आगे गया पंखा, हाँ भाई यहां से आगे चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैन इज व्हाट, 0। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लेड, ब्लेड की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, हाँ क्या ब्लेड पे वर्क डन हुआ क्या, बिल्कुल ब्लेड पे वर्क डन हुआ है, कितना एफएस, वर्क डन ऑन ब्लेड कितना हो जाएगा, बिल्कुल कितना भाई एफएस, फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्शन क्या है, सेम हर पॉइंट पे, कोस कितना होगा 0, दैट्स व्हाई। तो ये 4 एग्जांपल थे, इनसे आपको क्या सीखने को मिला कि जो आपका एफ फोर्स है और जो आपकी क्या है डिस्प्लेसमेंट, वो सेम पॉइंट सेम ऑब्जेक्ट की होनी चाहिए, ठीक है, और दोनों के बीच एंगल कितना भी हो सकता है, तो कितना वर्क डन होगा ये आप आसानी से निकाल, ठीक है। तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को वर्डिंग्स में लिख लीजिए और समझिए कि जो फोर्स लगा रहा है क्या उसी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट हो रही है क्या। अब नॉर्मल लाइफ में आपके पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सर हम तो क्या करें, मान लो आप एक सर पे कोई बड़ा सा बैग लेके चल रहे हैं, ठीक है, और आपसे पूछ लेते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, कितना होगा, देखा भाई cos थीटा, देखो ये मान लीजिए आप हो, ठीक है, और ये आपके सर पे बैग, ये आपने इसको पकड़ रखा है और आप चल दिए इस तरह, अब आपसे कोई पूछ ले वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ, और आप तो भी बैग को लिए आपको आधा घंटा हुआ चलते हुए, आपके पसीने छूट रहे हैं, क्या आपने वर्क नहीं किया, बिल्कुल किया है, पर सामने वाले ने किससे वर्क पूछा है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, आप ध्यान देंगे कौन से फोर्स का वर्क डन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, किसकी डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, दोनों चीजें ध्यान दें, ठीक है। अगली बात, क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है क्या, तभी क्या होगा वर्क आएगा, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या सेम पॉइंट की है क्या, या जिसकी पूछी है, जिस भी ऑब्जेक्ट का जो भी आपका क्या है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, या जो भी आपका क्या भी सब्जेक्ट है जिसके ऊपर वो आपसे वर्क डन पूछ रहा है, क्या उसके ऊपर फोर्स लगा है, क्या उसी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट हुई है, उसी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हुई है, तभी क्या आएगा वर्क आएगा। तो नॉर्मल लाइफ में हम कहते हैं, देखिए उस टाइम पे जब हम मान लो एक बैग को लेके जा रहे हैं तो बहुत सारा मस्कुलर वर्क करते हैं, बिल्कुल हमारी जो मांसपेशियां वर्क करती है, तो मसल्स के कारण वर्क डन है, जो आप कर रहे हो उसी कारण आपको पसीना आ रहा है, समझ में आ रही है, अंदर से एनर्जी लग रही है, यूज हो रही है एनर्जी, आप उठा के जा रहे हो वर्क करते हैं, रस्सी पे चढ़ रहे हो आप वर्क करते हो आप, वो मस्कुलर वर्क है। टेंशन फोर्स के कारण वर्क कितना होगा, 0, कि जहां फोर्स लग रहा है वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, और जहां डिस्प्लेसमेंट हो रही है वहां फोर्स नहीं लग रहा। सीढ़ियां चढ़ रहे हो आप, मस्कुलर वर्क कर रहे हो, प्रोविडेंट बाय दिस नॉर्मल फोर्स कितना है, 0, कि जहां नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा वहां डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही, रेस्ट पे। अगला पैर डिस्प्लेसमेंट हवा में है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगेन यहाँ पे जब आप चलते हो तो फ्रिक्शन जिस फोर्स पॉइंट जिस पांव पे लग रहा होता है कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी है, 0, डिस्प्लेसमेंट आपका ये वाला पांव कर। तो ये था भाई अबाउट वर्क, ठीक है, तो जल्दी से गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई अब हम वर्क समझेंगे जब हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या ले रहे हैं, सेम, जिसकी अब देखिए आपका जो डॉट प्रोडक्ट हम कैसे खोलेंगे, एफ एस कोस थीटा, यानी जो वर्क डन है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, और इन दोनों के बीच थीटा, तब जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो, सेम, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम पॉइंट सेम ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये दोनों हो रही है तो किस पे डिपेंड करेगा भाई, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितने एंगल पे, ठीक है। अब थीटा कहां से कहां हो सकता है भाई, 0 से कितना, 0 डिग्री हो सकता है थीटा, जनरल केस जो हमारे पास है, 90 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है, 360 आएगा तो वापस 0 डिग्री हो जाएगा, या इनके बीच का कोई भी एंगल, मान लो मैंने कहा दोनों बीच कितना है, 30 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, तो इन पे भी डिपेंड करेगा। तो इसके लिए आपको cos थीटा की वैल्यू भी पता होनी चाहिए भाई, cos 0 कितना होता है भाई, cos 0 डिग्री कितना होता है 1, cos 90 डिग्री कितना होता है 0, cos 180 डिग्री कितना होता है -1, cos 30 डिग्री कितना होता है भाई √3/2, और cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, ठीक। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया,
ठीक है, मैंने इसके सेंटर ऑफ मास, देखिए जब भी कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो हम इसको सेंटर ऑफ मास के हिसाब से डील करते हैं ताकि उसको पॉइंट मास बनाए और इसी के ऊपर क्या दे लेते हैं फोर्स। मैंने इस ऑब्जेक्ट पे ऐसे फोर्स लगा दिया, ठीक है, और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है आगे की तरफ मूव करता है कितना एस, यहां से कितना मूव किया इसने एस, यानी ये ऑब्जेक्ट मान लो यहां से यहां आ गया, ठीक है भाई, तो इस सेंटर ऑफ मास से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी मैंने बोल दी एस। अब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ये होगी, दोनों के बीच मैंने एंगल बोल दिया कितना भाई थीटा, और ये कितना आपका फोर्स है, तो आप क्या करेंगे, आपको निकालना है वर्क डन बाय दिस फोर्स है, जब इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है एस, तो आप ये वाला एंगल देखेंगे कितना है, अब ये थीटा दे रखा है, निकाल दो, किसका होगा भाई एफ एस कोस ऑफ एंगल कितना है थीटा, गिवन, सिंपल। फोर्स और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, और है कितने डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है एस ये वाला, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है एफ ये वाला, थीटा कितना है दोनों के बीच एंगल थीटा, एंगल कितना दोनों के बीच थीटा, आ गया एफ एस कोस थीटा। अब मान लीजिए मैं कह देता हूं थीटा कितना है भाई 30 डिग्री, फोर्स एफ एस कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री कितना होता है भाई √3/2, तो एफ एस √3/2 यूनिट क्या होती है जूल, सिंपल। मान लीजिए फोर्स ये वाला एंगल मैंने बोल दिया कितना भाई 60 डिग्री है, थोड़ा सा और बढ़ा दो एंगल, ठीक है भाई, कितना है फोर्स की एंगल कितना होता है 60 डिग्री, वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 1/2, तो क्या हो जाता है आंसर एफ एस कोस 60 डिग्री, कितना होगा कोस 60 डिग्री 1/2, आंसर आ गया, ऐसा यूनिट क्या होती है, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल, ये आपका क्या भाई ऑब्जेक्ट, मैं बोला ये एच डिस्प्लेसमेंट जा रहा है पर इसके ऊपर फोर्स कहां लग रहा है ऊपर की तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ है डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, बताओ व्हाट विल बी वर्क डन बाय दिस फोर्स, क्या करेंगे आप, देखिए दोनों की इस एफ के कारण पूछा है, ठीक। अब ये वाला जो एफ है ये कोई भी एफ फोर्स हो सकता है, सामने वाले बोलते हैं एनी फोर्स जो उसने दिया है बस वही एफ से पूछ लिया आपसे, आपको कहते भाई डिस्प्लेसमेंट, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट किसी और फोर्स के कारण हो रही हो, आप देखें दोनों बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, इस वाले फोर्स के कारण आपसे क्या पूछा वर्डन, और ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है एस डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, वर्डन कितना है आपको पता है क्या फॉर्मूला एफ एस कोस थीटा कितना है भाई 90 डिग्री, कोस 90 कितना होता है 0, तो पूरी वैल्यू कितनी आ गई 0। और ये वाला केस होता है किसका, जब आप कोई ट्रॉली लेके चलते हैं अपने साथ, ठीक, और वहां पे आपसे वर्डन पूछते हैं, मान लीजिए ये वाले आप हो गए, ठीक है, इसको लेके चलते हैं वैसे, तो आप फोर्स जो ग्रेविटी का पूछ लेते हैं, फोर्स ग्रेविटी फोर्स कितना हो गया mg, वर्डन बाई ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, इसका मास कितना है m है, नीचे की तरफ वेट कितना हो गया mg, और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है आगे की तरफ, मान लो आप मूव कर रहे हो कहां आगे की तरफ, कितना मूव किया आप दोनों बीच एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री, mg के बीच, mg नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, कितना हो गया एंगल 90, तो वर्डन बाई ग्रेविटेशन फोर्स कितना हो जाता है 0, ये आपसे पूछते जहां आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फोर्स कौन सा पूछा है और क्या उसी फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हो रही है क्या, तभी आपका वर्क डन आएगा, ठीक है ओके। अब मान लीजिए मैं कहूं 180 डिग्री होता तो भी एंगल कितना जाता माइनस एफ एस -1 वैल्यू, तो आप आसानी से वर्क के ऐसे न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक। एक और केस देखिए भाई, मान लीजिए जो वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है ऊपर की तरफ एफ, एक यहां पे फोर्स वर्क कर रहा है एफ डैश मान लो, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर एक फोर्स इस तरफ काम कर रहा है एफ डबल डैश, अब वाला ये फोर्स मैं कहता हूं ये वाला ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच जाता है और डिस्प्लेसमेंट हो जाती है इसकी यहां से यहां एस। अब मैंने आपसे पूछ लिया व्हाट विल बी वर्क डन, क्या ये कंप्लीट क्वेश्चन है क्या, नहीं अधूरा क्वेश्चन है, सामने वाला आपसे जरूर पूछेगा कि वर्क डन कौन से फोर्स के कारण है, सामने वाला बोल दे एफ डबल डैश के कारण, वर्क डन टू एफ डबल डैश कितना हुआ, गौर से देखिएगा, क्या है फोर्स इस तरफ लग रहा है डबल डैश, ठीक लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर ही लग रहा है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है इसकी इस तरफ, इस फोर्स का वर्क डन बताइए कितना, तो आप क्या करेंगे, क्या यही ऑब्जेक्ट है क्या इसी ऑब्जेक्ट की यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुई है, बिल्कुल, तो आप देखिए एफ डबल डैश और ये क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरफ कितना हो गया, ये डायरेक्शन है एस वेक्टर, एस डिस्प्लेसमेंट कितनी है, दोनों बीच एंगल कितना हो गया, ए वेक्टर इस तरफ है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरफ है, दोनों बीच एंगल कितना है, आप वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो पैरेलल, ये वाला यहां है ये वाला यहां, यानी इस वाले वेक्टर को ऊपर लेके आ सकते हैं, ये एस वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया एफ डबल डैश वेक्टर, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन ये एंगल कितना दोनों के बीच 180 डिग्री, अब बोलूं फोर्स कितना है एफ डबल डैश, डिस्प्लेसमेंट कितनी है कोस कितना हो गया 180 डिग्री, वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई एफ डबल डैश एस, कोस 180 डिग्री कितना होता है -1 माइनस एफ डबल डैश एस,
मैं पूछ रहा आपसे, व्हाट बाय दिस एफ फोर्स बताओ, व्हाट बाय दिस एफ फोर्स। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरफ है, एफ वेक्टर कहां है, ऊपर की तरफ। दोनों बीच एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, दोनों बीच एंगल कितना हो गया भाई 90 डिग्री। यहां से समझ लो आप, खास बात क्या है, यहां पे आप वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। तो वर्क डन बाय दिस एफ कितना हो जाएगा 0, cos थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। इसकी बात करें भाई एफ डैश की, जो किसी ने किसी एंगल थीटा वर्क कर रहा है, सामने वाला आपको थीटा देगा, बोलो है कि नहीं। अब पता है थीटा से खुलता ही है डॉट प्रोडक्ट, क्या करें एफ डैश डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है एस क्या cos ऑफ थीटा। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो जल्दी से अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करनी है आपको। और भी जहां आप ये देखिए ना कि हाँ मुझे तो पहले वर्ड का कंसेप्ट आता है, तो जल्दी स्पीड डबल कर लीजिएगा, या 1.25 की स्पीड में देख सकते हैं। ठीक गाइस, हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एक बार समझ लो। देखो हो गया कंसेप्ट क्लियर, किसी में कोई डाउट आए तो आप कमेंट में पूछिएगा। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए गाइस, अब हम क्या करेंगे, अब हम समझेंगे कि फोर्स कितने प्रकार का है, जो आपको फिजिक्स में स्टडी करना है। ठीक है, जिससे आप अप्लाई करके आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो वर्क को लेके एनर्जी को लेके आपके आते हैं, उनको सोल्व कर सके, यही समझेंगे। देखिए जो आपका जो फोर्स है फिजिक्स में, हम फोर्स यानी फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन दो प्रकार का होता है। एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन दो प्रकार के फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। सेकंड आपके क्या भाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ऐसा फोर्स जो वर्क डन करता हो तो पाथ पे डिपेंड ना करे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे। व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एनी फोर्स इफ डजंट डिपेंड ऑन पाथ, देन दैट फोर्स इज नोन एज व्हाट कंजर्वेटिव फोर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन आप दो प्रकार से फोर्स बता सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो यहां से यहां आ जाता है, ठीक है, मैंने बोल दिया ए बी और सी। आप एक जो ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लेके आते हो, ठीक है, इस रास्ते से ए सी वाले पाथ से। एक बार पहले आप नीचे ए से बी तक लेके आते हो इस ऑब्जेक्ट को, फिर बी से कहां लेके आते हो भाई सी तक लेके आते हो। तो आप ए से सी तक लेके आए किसको ऑब्जेक्ट को, एक तो वाया ए सी पाथ दिस रास्ते से और एक वाया दिस पाथ। तो आपने फोर्स तो लगाया ही होगा, ऑब्जेक्ट को उठा के, मान लीजिए ये 50 किलो का ऑब्जेक्ट, 50 केजी का ऑब्जेक्ट है, सीधी सी बात आपने वर्क किया, ठीक, दो पाथ से आपने वर्क किया, एक इससे और एक इससे, और आपने वर्क नहीं किया। हम बात कर लेते हैं नॉर्मल, किसी भी फोर्स ने वर्क किया, नोट बाय यू, हम लेके चले किससे भी, किसी भी फोर्स ने वर्क किया। अब जो फोर्स वर्क कर रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स कब कहलाएगा, कि इसके द्वारा, ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क डन, पाथ ये वाला पहला पाथ, ये वाला दूसरा पाथ, इस पे डिपेंड नहीं करे, पाथ पे डिपेंड नहीं करे। ये वर्क डन बाय पाथ 1 इज इक्वल टू वर्क डन बाय पाथ 2। जो वर्क डन पाथ 1 में हुआ है और जो वर्क डन पाथ 2 में हुआ है, और वो सेम फोर्स काम कर रहा है, और उस फोर्स के कारण किया वर्क अगर क्या है सेम है, दोनों रास्ते से, केवल डिपेंड कर रहा है किस पे, पहली पोजीशन और इस फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ। तो दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज व्हाट कंजर्वेटिव फोर्स। और जो पाथ पे डिपेंड करे, वर्क डन जिस फोर्स द्वारा किया गया पाथ पे डिपेंड करे, तो वो फोर्स क्या कहलाएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सिंपल। अब कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन है भाई आपका, ध्यान दीजिए। अर्थ पे बात करें तो ग्रेविटी क्या है, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है, फोर्स एक प्रकार की, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक प्रकार का, एमजी से ग्रेविटी को लिखते हैं। इन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, देखिए जब बात करते हैं ग्रेविटी तो स्पेशली अर्थ के लिए होती है, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी फोर्स आपका, किसी ऑब्जेक्ट में मास m है जी, इसके बराबर होता है। अब मैं कह दूं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किसी भी प्लेनेट के लिए हो सकता है, ग्रेविटी अर्थ के लिए है, यानी ग्रेविटी का वर्क डन स्पेशल कैसे ले सकते हो आप, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स किसका एग्जांपल है, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तीसरा भाई इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप बोल सकते हैं कुलाम्स फोर्स। कुलाम्स लॉ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या है आपका, कंजर्वेटिव फोर्स, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, चार्जेस के कारण होता है। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट के कारण जो फोर्स है दूसरी मैग्नेट को लेके क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है भाई। तो ये किस पे डिपेंड करते हैं, अच्छा एक और स्प्रिंग फोर्स, क्या भाई स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग में भी कैसा, इलास्टिक, फिर यहां पे लिख रहा हूं मैं पॉइंट, क्या इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं।
मान लो वो स्प्रिंग अगर कंप्रेशन के बाद वापस इलास्टिक नहीं होगा स्प्रिंग, तो फिर वो नहीं कहलाएगा। इसलिए इलास्टिक टर्म इस्तेमाल करें हम। इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स क्या होता है आपका? कंजर्वेटिव फोर्स। यानी ये फोर्सेस जब भी वर्क करेंगे तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। दैट्स व्हाई दिस फोर्सेस आर नोन एज व्हाट? कंजर्वेटिव फोर्स। एक कॉमन सी लाइन बोलते हैं, ऑल सेंट्रल फोर्सेस, जो सेंटर से लगे, और सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स। है ना? सेंट्रल फोर्सेस भी क्या होते हैं भाई? कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। अब याद रखेंगे ये पांचों फोर्स, और इनमें से भी आप स्पेशली भाई दो फोर्स फोकस करेंगे जो आपसे पूछेंगे, और एक ये तीसरा स्प्रिंग फोर्स। वर्क पावर एनर्जी में आपसे तीन फोर्स से न्यूमेरिकल्स आएंगे, ये नहीं डील करते हैं। जो कॉमन कंसेप्ट ले ले फ्रिक्शन को भी साथ, चार्ज ये केस में आ जाता है। मास को लेके केवल आपके तीन, 1 2 और 3, तीन ही फोर्स आपसे पूछ रहे हैं, बताना चाहिए कैसे फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, सीएफ लिख देते हैं हम। आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, आने वाली वीडियोस में निकालेंगे। ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं? किसमें डिपेंड पाथ पे? फ्रिक्शन फोर्स भाई। फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इस रास्ते में जो फ्रिक्शन लगेगा अलग होगा, इस वाले में फ्रिक्शन लगेगा वो क्या होगा? अलग। मान लो चाहे सरफेस सेम हो, फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे सेम, यहाँ पे लगे, यहाँ पे लग, जितनी दूरी तक ज्यादा आप जाएंगे फ्रिक्शन उतनी ज्यादा समय तक लगे, उतनी ज्यादा दूरी पे लगेगा। बोलो है कि नहीं? बिल्कुल। तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? पाथ पे डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। और भाई विस्कस फोर्स, लिक्विड में लगता है। विस्कस फोर्स क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मान लो कोई चीज गाड़ी है, शहद जा रहा है किसी रास्ते से, मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, शहद को पिल कर दिया, ढोल दिया, खिंडा दिया, तो क्या हुआ? शहद धीमे धीमे जाएगा। बोलो है कि नहीं? पानी को खिंडा दिया वहीं पे, जल्दी चला जाता है पानी। किसमें फ्रिक्शन ज्यादा, विस्कोसिटी किसमें ज्यादा होती है? शहद में। विस्कस फोर्स। ठीक है। ऐसे भी एयर की बात करें तो एयर ड्रैग बोल देते हैं। जब भी देखिए आप, अच्छा एक बार रुकिए, विस्कस फोर्स कौन? पानी में। जब आप देखिए किसी भी नहर में नहाते हैं, जैसे आप तिरछी मारते हैं, कूदते हैं पानी में, तो फोर्स लगता है कि नहीं? इसी कारण लगता है। ऐसे ही एयर में एयर ड्रैग होता है। अगर आगे से बहुत सारी हवा आ रही है, नॉर्मली हवा में नहीं चलता हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर में, पर सामने से अगर हवा हवाई प्रेशर लगाती है, फोर्स लगाती है, रोकती है। अब ये आप किस पे देख रहे हैं? पन्ने को उछाल दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, आराम से गिरेगा, धीमे धीमे जाएगा, मारकर जल्दी से चला जाएगा। तो जो एयर है वो भी क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। ये भी क्या है आपका? पाथ पे डिपेंड करेगा, जितनी दूर रास्ते में एयर होगी वो उसको रोकेगी। दैट्स व्हाई एयर ड्रैग भी आल्सो व्हाट? नॉन कंजर्वेटिव। किस पे डिपेंड करते हैं? पाथ पे डिपेंड करते हैं, इनके द्वारा किया गया वर्क डन। यानी एक्चुअल में ये कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव का चक्कर क्या है भाई? देखिए, जिसमें एनर्जी लॉस ना हो, आप कह सकते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स है। जहां पे एनर्जी लॉस हो रही है वो क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यानी एनर्जी का लॉस होता है, तभी तो इनिशियल पोजीशन पे दूसरी पोजीशन में पता है फोर्स एनर्जी का रिलेशन है। बिल्कुल। और भी एनर्जी ध्यान दीजिए कैसी भाई, जब भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है ना, तो जो आपका जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, वो स्टोर हो जाता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। इसके आगे बात करेंगे किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? एज पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो वर्क डन किसमें स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी बाद में कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। यानी एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। और एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी जब चलते हैं कौन सी एनर्जी आएगी? मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार की होती है, कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। कि बाद में यही पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी। और कहीं पे काइनेटिक एनर्जी मिल रही हो तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो एनर्जी कंजर्वेशन होता है कंजर्वेटिव फोर्सेज में, जिनमें काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिक, किसमें? पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है? एनर्जी कंजर्वेशन है। दैट्स व्हाई कंजर्वेटिव फोर्स। कंफ्यूजन कहीं भी आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, ठीक है। नाउ और भाई और कोई फोर्स रह गया हो? अच्छा, वर्क डन बाय मी, मतलब आप कोई भी पुश करते हो, किसी भी पुल करते हो, आपने भी दरवाजा खींच लिया, बंद कर दिया, कैसा फोर्स है? क्या आपने दरवाजे में जो उतना फोर्स लगा दिया, बटन कर दिया, दोबारा मिलेगा क्या आपको? नहीं। ये वाले वर्क आपको दोबारा मिल जाते हैं। कैसे? एक और एग्जांपल देखिए, आप मोटर द्वारा पानी को ऊपर ले आते हैं, अर्थ से ऊपर ले, आपने टंकी में पानी भर दिया, मोटर की सहायता से भर दिया, वर्क किया मोटर ने, ठीक है। तो पानी को ऊपर पहुंचाया, मतलब आप भी फूंक मारे बता देते तो आपने वर्डन किया। या आप ये समझ सकते हो जो आप वर्डन कर रहे हो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जा रहा है, ऊपर स्टोर हो गया पानी। तो जो काइनेटिक एनर्जी थी मोटर द्वारा पानी को किसमें कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। अब जब आप टंकी से पानी कहाँ आएगा? नीचे, तो वही पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो पानी आसानी से ऊपर चला जाता, नीचे जाता ही बात नहीं, मतलब जहां पे ग्रेविटी कम है वहां पे ऐसा होता ही नहीं। तो जब वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है तो कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है।
तो एनर्जी कंजर्वेशन रहता है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है इन फोर्सेज में, इनमें नहीं रहती। ठीक, अब आपने जिस फोर्स से पुल किया वापस आएगा नहीं आएगा। यानी वर्क डन हम इसे समझ सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट, अब एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगा रहा है, यानी एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स इसे लिखेंगे हम आगे, ध्यान रखना। दिस इज फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंसी, क्या लगा रही है फोर्स, एफ से लिखेंगे उसको। ठीक है, क्या होगा आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। इसके अलावा और भी देखिए इंपल्सिव फोर्स, इंपल्सिव फोर्स ये भी क्या है आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब आपने कोई काम ऐसा करते हो जो 1-2 सेकंड के लिए होता है, या 1 सेकंड के किसी फ्रैक्शन के लिए होता है। जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल के जैसे बॉल आई बैट से मार दिया, तो आपने यहाँ पे जो बैट और बॉल के बीच जो फोर्स लग रहा है दैट इज इंपल्सिव फोर्स। फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल से किक मारते हो, फुटबॉल में उस पार्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ साइन किसी भी टाइम के 1 सेकंड से कम टाइम में आप क्या फोर्स लगाते हो, वो कम समय के लिए जो फोर्स लगाते हैं दैट इज व्हाट इंपल्सिव फोर्स। टेनिस बॉल खेल रहे हो, रैकेट खेल रहे हो, कोई भी गेम खेल रहे हो, जल्दी वर्क करना होता है, व्हाट इज दैट इज इंपल्सिव फोर्स। वो भी क्या आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और भी जब कहीं पे भी कोई चीजें इंड्यूस हो रही हो, इंड्यूस करंट इंड्यूस्ड हो रही हो चीजें, तो उस टाइम पे भी जो इंड्यूस्ड फोर्स लगता है, इंड्यूस करंट के कारण क्या फोर्स लगता है, तो वहां पे एनर्जी का लॉस होता है, दैट इज आल्सो व्हाट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यानी इनके द्वारा किया गया वर्डन किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा। इतनी सारी चीजें मैंने बताई, क्यों बताई आप ध्यान दीजिए। फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जेक्ट नेचर प्रकृति के बीच लगा है, हमारा कोई रोल नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारा ये जो एफ ई एक्सटर्नल फोर्स जो हम खुद लगाते हैं, कोई ह्यूमन वर्क कर रहा है, इसको एक स्पेशल काइंड का क्या लेके चलेंगे भी, अलग से इंपॉर्टेंस लेके चलेंगे कि जो एफ ई होता है एक्सटर्नल फोर्स आप अलग से डील करेंगे, और आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें भी आपको एफ ई अलग से मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को ऐसे लिख देंगे, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। यानी अब जितने भी फोर्स हैं बस केवल आप 3 प्रकार की फोर्सों में इंक्लूड कर दें। यहां पे हमने देखिए जो एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स वर्क करेगी वो भी क्या है आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन ये वाले जो फोर्स है ना, ये आपके स्टेटमेंट्स में सारे एक तो एक साथ नहीं मिलेंगे। क्या मिलेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ये आपके मटेरियल बॉडीज के बीच है जिसमें हम वर्क नहीं कर रहे। ठीक है, इसलिए जो हमारे द्वारा वर्क किया जाता है वो हम स्पेशली अलग से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा वहां पे एक्सटर्नल एजेंसी या बाहर से किया वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको अलग लेके चलेंगे। तो वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और वर्क डन बाय क्या कंजर्वेटिव फोर्स। इन तीनों फोर्सेज में सारे के सारे आपके फोर्स क्या हो गए, इंक्लूड हो गए, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, और इन 3 फोर्सेज, तीन ही मान लो 3 ही ग्रुप बन गए, इन्हीं कारण आपको क्या निकालना है वर्क। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए इनसे बाहर आपको कोई फोर्स मिलेगा ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट देखी, एंगल देख लिया, आंसर नहीं समझ में आई क्या कहानी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन 2 प्रकार के फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ये एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड एक प्रकार से। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड, ये नहीं कि इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा भाई। ठीक है, ओके, इसमें एनर्जी का लॉस होगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स में भी रीजनली देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई मूवमेंट होती नहीं, उसमें डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, वर्क डन ऐसे 0 आ गया। तो जनरली क्या होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मिलेगा। ये विस्कस फोर्स, कभी लिक्विड का केस आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट अंदर बाहर जा रहा है, ऐसे एयर में भी एयर को चीर के कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो इनकी कहानी आ जाएगी। तो जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके सामने आएंगी तो इन्हीं में से आपको क्या मिलेंगे भाई, फोर्सेज मिलेंगे जिससे आपको वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो ये थे आपके सामने फोर्स। ठीक है, अब ये वाले जो फोर्स है फर्दर कि फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है। कांस्टेंट फोर्स हो सकता है भाई, और क्या हो सकता है वेरिएबल फोर्स। क्यों बोला मैंने, आपसे वर्क डन पूछ सकते हैं ड्यू टू वेरिएबल फोर्स के कारण, आपसे वर्क डन पूछ सकते हैं ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स के कारण। अगर वर्क फोर्स कांस्टेंट है तो आपको वर्क डन निकालना पड़ सकता है, अगर फोर्स वेरिएबल है तो भी आपको वर्क डन निकालना पड़ सकता है। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशंस में न्यूमेरिकल्स के साथ देखेंगे हम, इन्हीं सबको इंक्लूड करते हुए। ठीक है, तो गाइज आपको ये क्लियर हो गया कि कैसे कैसे फोर्स वर्क कर सकते हैं जो आपके सिलेबस में है, जिससे आपको वर्क डन निकालने को मिलेगा न्यूमेरिकल। ठीक है, अब यहां पे देखिए फर्दर कांस्टेंट फोर्स से कैसे वर्क डन निकालोगे, वेरिएबल फोर्स से कैसे वर्क डन निकालेंगे ये भी देखेंगे। ठीक है, अभी हमारे सामने मेनली आपके 3 प्रकार के वर्क डन आ गए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक वर्क एनर्जी थ्योरम आपकी क्या है भाई,
वर्क एनर्जी थ्योरम, ये हटा दो। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क एनर्जी थ्योरम कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, जितने फोर्स क्या करेंगे वर्क डन, उनके द्वारा किया गया क्या भाई वर्क डन, इज इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और आप चेंज हमेशा कैसे निकालोगे भाई? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फोर्स के कारण क्या हो रहा है? वर्क डन हो रहा है। तो वो जो फोर्स होंगे उन सारे फोर्स, जितने भी वर्क, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, उन सबके द्वारा किया गया वर्क डन बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और सारे के सारे वर्क डन को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्चुअल में आप वर्क एनर्जी थ्योरम को ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, होप सो गाइस आपको ये समझ में आया है। तो जल्दी से कॉपी पेन लेके अच्छे से इस चीज को आप उतार लें। ठीक है, उतारी। होप सो गाइस आपको ये समझ में आया है। तो जल्दी से भाई एक ध्यान दीजिए भाई, साथ के साथ अब हम इसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मेरी थोड़ी वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, और गाइस आप लोगों को वर्क का ये कंसेप्ट समझाना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए गाइस अब हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। इसमें ध्यान दीजिए भाई क्या है कि वर्क डन आपको स्पेशली दो फोर्सेस से पूछेंगे एक बार, जिसमें एक फोर्स कांस्टेंट होगा और एक बार फोर्स क्या होगा? वेरिएबल। और वर्क डन आप किन अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अभी मैं आपको केवल 5 न्यूमेरिकल दे रहा हूं, जिनमें से ये आपके वेरिएबल फोर्स का न्यूमेरिकल है और ये आपके जो 4 है ये आपके कांस्टेंट फोर्स के न्यूमेरिकल है। चलिए बताता हूं क्या करना है। देखिए आपको इसमें क्या दे रखा है भाई? एक फोर्स वेक्टर दे रखा है और एक क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपको बताना है वर्क डन। अगर आपको दो ऐसे वेक्टर क्या करें, कैसे निकालें वर्क डन? इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के के साथ, निकाल दो आंसर। तो 3 की 2 के साथ कितनी होगी? 6। आई की आई के साथ कितनी होती है? 1। 6 इंटू 1 1 हो गया। 4 की 1 के साथ 1 प्लस 1, जे की जे के साथ कितनी होती है? इंटू 1 1 हो गया। 1 इंटू -3 कितना हो गया? -3। कितना हो गया? माइनस का 2 7 3 कितना हो गया? 4 जो। ये था भी आपका पहला न्यूमेरिकल। यानी कि डायरेक्ट वर्क डन निकालने के लिए आपको फोर्स वेक्टर चाहिए और क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। निकाल दो। अगला न्यूमेरिकल में क्या दे दिया? इसमें आपको फोर्स तो दे दिया, ठीक है, पर आपको जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए क्या बोल दिया कि ऑब्जेक्ट एक पॉइंट, ये मान लो ए पॉइंट है, से कहां चला जाता है? पॉइंट बी तक। तो इस फोर्स द्वारा मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को ए से कहां ले गया भाई? बी तक। बताइए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, तो आप क्या करेंगे? ए और बी पॉइंट का क्या निकाल लेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भाई? बी वाले में से क्या घटा दो? ए को। तो बी वेक्टर जो दे रखा है ये वाला हो गया, इसमें से क्या घटा दो? ए वेक्टर। घटाओ क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कितना घटाओ भाई? ए से कहां जा रहे हैं? बी। अगर ए से बी जा रहा है तो आप क्या करेंगे? बी वाले में से किसको हटा देना? ए वाले वेक्टर। ठीक है, अगर बी से ए जा रहा होता है इस फोर्स के कारण तो ए वाले में से किसको हटा देते हैं? बी वाले को। ठीक है, तो मैं कहता हूं एक ऑब्जेक्ट इस ए पॉइंट से कहां चला जाता है? बी पॉइंट, जिनके वेक्टर आपको दे रखे। ठीक है, तो आप क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कितना हो जाएगा? 4i में से गया 2i, कितना बच गया? 2i कैप। 6j में से गया 3j कैप, कितना बच गया भाई? 3j कैप। 7k कैप में से 4k कैप, कितना बच गया? प्लस का 3k कैप। तो इसमें से आप क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। आंसर निकाल लिया। फोर्स आपके सामने दे रखा है, ये क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। 7 में से 4 3, 6 में से 3 3। ठीक है, अब निकालो वर्क डन कितना होगा? क्या होगा भाई? 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6 प्लस जे की जे के साथ कर सकते हो, क्योंकि देखिए आई की जे के साथ डॉट प्रोडक्ट कितनी होती है? आई और जे में 90 डिग्री एंगल होता है, कितनी हो जाएगी? 0। इसलिए हम प्रोडक्ट करते हैं सीधा आई की आई वाले के साथ, जे की जे के साथ, के के साथ कर देते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, तो 6 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9। 9 9 कितना हो गया भाई? 18। सिंपल। ध्यान दीजिए यहाँ पे फोर्स क्या था? कांस्टेंट। और आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल कैसे पूछ सकते हैं? वो बोलते हैं भाई आपको केवल कोऑर्डिनेट दे देंगे कि मैं एक ऑब्जेक्ट को इस कोऑर्डिनेट पॉइंट से इस कोऑर्डिनेट पॉइंट तक ले गया। किस फोर्स से? इस वाले फोर्स। बताइए वर्क डन कितना होगा? तो अगेन आपको क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, अब हम इसको पहले वाला जो कोऑर्डिनेट होता है किसका होता है? एक्स का, यानी आई कैप लगाएंगे इसके साथ। ये वाला किसके लिए होता है? वाई डायरेक्शन का, जे कैप, और इस वाले के साथ के कैप। कुछ नहीं करना, इसमें तो और भी सारा हो जाता है। क्या करेंगे? 1 में से क्या हटा देंगे? 1 को हटा, एक्स वाले में से एक्स को हटाओ। अब यहाँ एक्स को हटाओ तो 1 में से 0 गया 0, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा भाई क्या? देखिए 1 में से 0 गया 1, क्या? आई कैप। ठीक है, 2 में से 0 गया प्लस का 2 में से 0 2 जे कैप। 1 में से 0 गया प्लस 1 के कैप। फोर्स दे रखा आपको, तो वर्क डन बताइए कितना आएगा? अब भाई सिंपल सी बात है, बस आपको क्या करना था? यहां से इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना था। क्या आ गया भाई? 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 1 2
1 इंटू 2 कितना है 2, कितना आ गया आंसर 5। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते। अब यहां जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 फोर्स F1 F2 और F3 वर्क कर रहे हैं, जो इसको पॉइंट 1 2 3 से पोजीशन 2 3 4 पर पहुंचा देते। आपको बताना है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना वर्क डन हुआ, टोटल वर्क डन बताइए कितना होगा। तो हम क्या करेंगे भाई, ये तीनों फोर्स मिलके क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो तीनों से क्या निकालो आप, नेट फोर्स निकाल लो। एफ नेट फोर्स कितना आ जाएगा बताइए, जोड़ दो तीनों को, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो सीधे ऐड हो जाएंगे। आई टू आई आई कितना हो गया 1 2 4, कितना हो गया 4 आई कैप, ठीक है। यहाँ पे 2 आई जे और जे, जैसे जे कैंसिल, ठीक, कितना आ गया भाई 2 जे कैप, 2 आई नहीं जे, 1 के कैप 2 के कैप 1 के कैप, कितना हो गया भाई 4 के कैप। डिस्प्लेसमेंट देख लो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लो, 2 में से 1 गया 1 आई कैप, 3 में से 2 गया प्लस 1 जे कैप, 4 में से 3 गया प्लस 1 के कैप, आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कर दो मल्टीप्लाई, टोटल वर्क डन आ गया कितना 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 1 प्लस 2, 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, 8 2 10 10 10 जूल आ गया भाई। तो अगर आपको ज्यादा फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे वर्क करते दिख रहे तो आप क्या कर दो, ऐड कर दो, वेक्टर एडिशन, सिंपल, वेक्टर फॉर्म में है ये, ऐड हो गया डायरेक्ट। आ जाओ भाई, अब आइए हमारे 5वें क्वेश्चन पे। देखिए भाई, ये जो 4 क्वेश्चन थे इसमें जो फोर्स था वो कांस्टेंट था, मतलब वैल्यू थी इसकी 1 2 3 4। यहाँ पे क्या है x, यानी x के साथ फोर्स क्या करेगा, वेरी कर रहा है, ठीक है। और आपको क्या डिस्प्लेसमेंट, पहले तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो, कितना आ गया भाई आई कैप 1 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप निकालते हैं आप, ठीक है। आप f इंटू एस करते, x इंटू आई, x प्लस वाई प्लस जेड, आ गया ये तो। पर ध्यान दीजिए ये क्या कहना चाहता है कि फोर्स x के अकॉर्डिंग वेरी कर रहे हैं, मतलब जब इसकी पोजीशन 0 से कहां हो रही है 1, मतलब 0 से 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7, तब आपका फोर्स लगातार x के हिसाब से बढ़ता जा रहा था। जब ये 0.1 पे था तो 0.1 x था, 0.2 पे था तो 0.2 आई कैप हो गया फोर्स, समझ रहे हो। तो यहाँ पे यानी फोर्स क्या है, वेरिएबल है। इस केस में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आपको वर्क डन निकालना हो ड्यू टू वेरिएबल फोर्स तो आप यूज करेंगे इंटीग्रेशन। कैसे इंटीग्रेशन यूज करेंगे, देखिए हमें पता है अगर मैं कह दूं स्मॉल वर्क हुआ है तो किसे कैसे निकालेंगे, फोर्स इनटू में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स अगर x के लोंग है तो फोर्स अलोंग x एक्सिस, वेक्टर प्रोडक्ट देखिए f वेक्टर डॉट dx वेक्टर, फिर आप उसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, लिमिट पुट कर देंगे, जैसे x की लिमिट कितनी 0 से 1 तो वेक्टर आ जाएगा x एक्सिस के लोंग 0 से 1, f वेक्टर x के लोंग कितना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर x के लोंग कितना है वो लिमिट में आ जाएगा। इस तरीके से आप रख के आंसर निकाल सकते हैं सिंपल इंटीग्रेशन में। y है तो y रख देना, z है तो z रख देना, तो तीनों क्या कर देना ऐड, अलग अलग एक्सिस में आंसर आ जाएगा। सुनिए जैसे इसमें क्या करेंगे, तो ये वाला जो dx मानते हैं केवल वर्क डन निकालने के, ऐसे हम यहाँ पे मान लेंगे dx, क्या करेंगे तो वर्क डन कैसे निकालोगे भाई, टोटल वर्क डन, पहले आप स्मॉल वर्क डन लेके चलेंगे, फिर उसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, टोटल वर्क डन आ जाएगा। अलग अलग एक्सिस में x का अलग, y का अलग और z का अलग। तो पहले क्यों ना हम वर्क डन निकालने किसका भी, देखो x एक्सिस में कहां से कहां गया 0 से 1 गया, तो स्मॉल वर्क डन अलोंग x एक्सिस 0 से 1, ये कहां आ रहा है अलोंग x एक्सिस, तो वर्क डन कंप्लीट आ जाएगा भाई कहां 0 से 1 का, w मान लिया मैंने अलोंग x एक्सिस। इसको आप कैसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, क्या भाई इंटीग्रेशन फॉर्म में, कैसे इंटीग्रेशन ऑफ f वेक्टर अलोंग x एक्सिस डॉट डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं बताओ, x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो दोनों डॉट प्रोडक्ट खुली तो कैसे खुलेगी भी f वेक्टर कहां से कहां f x dx, cos थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्यों क्योंकि फोर्स भी x एक्सिस में और डिस्प्लेसमेंट भी x एक्सिस में, तो cos 0 डिग्री कितना होता है 1, हटा दे, ठीक है। और लिमिट कहां से कहां है 0 से 1, बताओ क्या आंसर आएगा इंटीग्रेशन fx इंटू dx। अब बताओ dx तो हमने मान लिया, ऐसे ही साथ में लगा देते हैं dx अपनी मर्जी से, y के अलोंग लगाते हो dy लगा देते हैं, फोर्स dy फोर्स अलोंग y एक्सिस डॉट dy, फोर्स अलोंग z dz, सिंपल करो। फोर्स fx की वैल्यू कितनी है x, रख दो यहाँ पे x का इंटीग्रेशन होगा सिंपल। अब x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, आपको बताना चाहिए पावर कितनी है इसकी 1, एक ऐड कर दो दूसरे से भाग कर दो, x स्क्वायर बाई 2 हो गया। लिमिट कहां से कहां इंटीग्रेशन की 0 से 1 रख दो, पहले अपर लिमिट रखते हैं हम, बताओ क्या आएगी 1 रखोगे तो x के 1 बाई में 2, ठीक है, माइनस में फिर लोअर लिमिट करते हैं x की जगह कितनी हुई 0, क्या आ गया आंसर 1 बाई 2। यानी जब आप x के लोग 0 से कहां चलेंगे 1, तो इस तरीके से इंटीग्रेशन करते हुए आप वेरिएबल फोर्स के साथ वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी x के लोग 1 बाई 2, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम y के लोग लिख सकते हैं इसको, कैसे भाई
डी वर्क डन अलोंग वाई एक्सिस, स्मॉल वर्क डन अलोंग वाई एक्सिस किसके बराबर होगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इनटू में डीवाई, डीवाई आप पूछ ले रहे हो, दोनों की क्या डॉट प्रोडक्ट, इंटीग्रेशन के लिए हमें स्मॉल डीवाई चाहिए, डॉट प्रोडक्ट को जब खोलेंगे एफ बाई डी वाई कोस 0 डिग्री में खुलेगी, कोस 0 कितना होता है 1, तो क्या आ गया एफ वाई डी वाई आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 में जाओगे, एफ वाई एक्सिस कितना है y है, तो यहाँ पे y रख दो, y इंटू डी वाई कितना हो गया, इंटीग्रेशन करेंगे वाई स्क्वायर बाई 2, वैल्यू कहां से कहां जा रही है 0 से 1, अगेन सेम कंडीशन है तो z के लिए भी सेम हो जाएगा, इन तीनों में क्या आएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो आप सेम, यहाँ पे क्या जाएगा भाई, जो y में निकलेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, लिमिट रखेंगे कितनी आ जाएगी 1/2, तो y के लॉन्ग भी कितना आ जाएगा 1/2, z के लॉन्ग भी कितना आ जाएगा 1/2, तो आंसर कितना आ गया भाई ओवरऑल 3/2। ये थी वेरिएबल फोर्स की कहानी, जो फोर्स क्या हो वेरिएबल, तो आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन। तो ये थे भाई हमारी पहली वीडियो के 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या, जो वीडियोज होंगी उनमें हम मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही करेंगे। ओके, होप सो गाइस आपको ये वीडियो समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िए भाई, और नेक्स्ट वीडियो में मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होगी और इस वीडियो का भी शॉर्ट मैं आपको समझा दूंगा। ओके, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ऑल द बेस्ट।